हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है जीएसजीके, एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए ये हमारी जो जीएसजीके की क्लासेस चल रही हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्लास नंबर 17 आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले 16 क्लास हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने देखा तो बहुत अच्छी बात, नहीं देखा तो हमारे इसी चैनल पर जाइए और उसे भी ज़रूर देखिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। आज का जो पेपर है ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2015 में आए हुए क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन, बीडी सावरकर ने 1906 में अभिनव भारत की स्थापना किस शहर में की थी? नागपुर, पुणे, लंदन या फिर पटना? तो आप सभी को बता दें, अभी तक हम लोग जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो ये वाला पार्ट आपको नहीं दिखाया जा रहा था, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने बार बार कमेंट करा कि मैम ये वाला पार्ट भी लेकर आया करिए, एक्सप्लेनेशन भी। इसलिए एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो आई होप सो आप लोग को पसंद आएगा। कैसा लगा, ये कैसे लग रहा है, मतलब एक्सप्लेनेशन दिखा के एक्सप्लेन किया जाए या विदाउट एक्सप्लेनेशन, मतलब एक्सप्लेनेशन को बिना दिखाए एक्सप्लेन किया जाए, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, क्वेश्चन है, वीडी सावरकर ने वर्ष 1906 में अभिनव भारत की स्थापना कहाँ की थी? तो आपको बता दें, पहली बात तो अभिनव भारत की स्थापना 1906 में नहीं हुई, और दूसरी बात, इनमें से किसी भी शहर में अभिनव भारत की स्थापना नहीं हुई थी। बीडी सावरकर के द्वारा 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की गई। अभिनव भारत संस्था है एक, इसकी स्थापना महाराष्ट्र में किया गया, महाराष्ट्र के नासिक में किया गया, जो आपको ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन आपका 2015 आश्रम पद्धति में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 1899 में एक मित्र मेला नामक संस्था हुई थी, और इसी के बाद अभिनव भारत समाज के रूप में यह प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, 1899 में मित्र मेला नामक संस्था आगे चल के अभिनव भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इसकी स्थापना बीडी सावरकर के द्वारा 1904 में महाराष्ट्र के नासिक शहर में किया गया था। तो इनमें से कोई भी इसका सही जवाब नहीं है। अगला क्वेश्चन, जेतवन विहार यानी मोनेस्ट्री स्थित है श्रावस्ती, वैशाली, राजगृह या कौशाम्बी? इसका सही जवाब ऑप्शन ए जेतवन विहार, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश में जो श्रावस्ती शहर है वहां पर स्थित है। बौद्ध के लिए श्रावस्ती बहुत ज़्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है महात्मा बुद्ध ने अंतिम अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में ही दिया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसी विहार में भगवान बुद्ध द्वारा धर्म सभा मंडप में सत्य और अहिंसा समेत अपने समस्त उपदेशों का अधिकांश भाग दिया गया था। श्रावस्ती के अनाथ पिंडक ने महात्मा बुद्ध के श्रावस्ती आगमन पर उनके रहने के लिए राजकुमार जेत से इस विहार को खरीदा था। ठीक है, तो ये कहाँ पे है जेतवन विहार? श्रावस्ती में है। जब महात्मा बुद्ध के लिए यह बिहार जो है खरीदा गया था, किससे खरीदा गया था? राजकुमार जेत से खरीदा गया था। किसने खरीदा था? तो वहाँ के जो पिंडक वहाँ के जो थे वो उन्होंने, एक अनाथ पिंडक थे, इन्होंने जो है इसको खरीदा था किसके लिए? महात्मा बुद्ध के रहने के लिए। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो ये श्रावस्ती में ही दिए थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। बाकी महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको पता होगी इस कमेंट बॉक्स में इनके बारे में पूरी जानकारी जरूर बताइएगा। ये आज के लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म स्थान क्या था, इनकी माता का क्या नाम है, इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई। इनकी मृत्यु कुशीनारा में हुई थी। क्यों हुई थी? एक मतलब कहा जाता है कि किसी ने इनको जहर मिला के खाने में दे दिया था, उससे इनकी मृत्यु हो गई थी। बाकी आप महात्मा बुद्ध के बारे में जो कुछ भी जानते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपका जवाब सही हुआ तो मैं आपको आपके कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखाऊंगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में बड़ी संख्या में भारत में मंगोल बस गए थे? नसरुद्दीन मोहम्मद, बलवन, अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जलालुद्दीन खिलजी। 1192 ईस्वी में हलाकू के पौत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व में लगभग 1.5 लाख मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, परंतु जलालुद्दीन द्वारा अलाउद्दीन के नेतृत्व में भेजी गई दिल्ली सल्तनत की सेना ने इसे परास्त कर दिया। बहुत से मंगोल अधिकारी कैद कर लिए गए। संधि के पश्चात कुछ मंगोलों ने भारत में रहने का निर्णय लिया, जिसके कारण जो है यहाँ पे जलालुद्दीन के शासनकाल में मंगोलों की संख्या जो है वो भारत में बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्कुलर ए आज़ादी नामक परिपत्र में किसका नाम जुड़ा है? जीडी कुमार, रामनाथपुरी, तरुण नाथ या लाला हरदयाल? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रामनाथपुरी।
1970 में सर्कुलर ए आज़ादी नामक परिपत्र में रामनाथ पुरी द्वारा स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में जारी किया गया। तारकनाथ द्वारा फ्री हिंदुस्तान एवं जीडी कुमार द्वारा स्वदेश सेवक गृह की स्थापना की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि फ्री हिंदुस्तान की स्थापना किसने की, तो तारकनाथ ने की। और स्वदेश सेवा गृह की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो जीडी कुमार के द्वारा स्वदेश सेवा गृह की स्थापना की गई थी। बाकी सर्कुलर ए आज़ादी किससे संबंधित है, तो रामनाथ पुरी से संबंधित है 1907 से। 1907 में ही बंगाल का बंटवारा हुआ था। 1960 के समय गवर्नर जनरल कौन थे, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगली क्वेश्चन, तकनीकी शिक्षा हेतु पहला राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया पूना में, वर्धा में, तेलगांव में या फिर बनारस में। सही जवाब ऑप्शन सी तेलगांव में। तकनीकी शिक्षा हेतु पहला राष्ट्रीय विद्यालय तेलगांव पुणे में खोला गया। तेलगांव कहाँ है, पुणे में है। तकनीकी शिक्षा देश के सशक्त मानव संसाधन विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कुशल जनशक्ति के सृजन में सहायता देती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कनाडा में है कुल 2 टाइम जोन, 4 टाइम जोन, 6 टाइम जोन या 8 टाइम जोन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 6 टाइम जोन। कनाडा में टाइम जोन कितने हैं, तो 6 टाइम जोन है। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन रसिया में है। कितना है, 9 है। सबसे अधिकतर टाइम जोन कहाँ पे है, रसिया में है। और कितनी है, 9 है। अब आपको बताना है कि भारत में कितनी टाइम जोन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगसी, मेकोंग, सिंधु या फिर गंगा। एशिया की सबसे लंबी नदी, अगर भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाता तो वो गंगा हो जाता जो 2525 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पे एशिया की सबसे लंबी नदी पूछा है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगशी है और ये इस नदी की जो लंबाई है वो 6300 किलोमीटर है। कितनी है, 6300 किलोमीटर। जहाँ गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, वहाँ एशिया की सबसे लंबी नदी यांगशी है और इसकी लंबाई जो है 6300 किलोमीटर है। इस नदी के तट पर संघाई एवं वुहान जो चीन के प्रसिद्ध शहर है, जहाँ से आपने कोविड के समय वुहान का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, वो यहाँ पे जो है शहर स्थित है। और यह नदी चीन के सिकोंग पहाड़ियों से निकलकर पूर्वी चीन सागर में गिरती है। भारत की सबसे लंबी नदी, जैसे मैंने आपको बताया, गंगा है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे छोटी नदी कहीं कहीं डी नदी लिखा होता है, कहीं कहीं रो नदी लिखा होता है। सही क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सबसे छोटी नदी कौन सी है। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के प्रदेश में सिंधु से नहीं मिलती है, हुंजा, नुब्रा, अस्कर या झेलम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी झेलम। झेलम जो है ये कश्मीर में सिंधु से नहीं मिलती है। अगर यह सिंधु से नहीं मिलती है तो यह कहाँ मिलती है, तो यह पाकिस्तान में सिंधु से मिलती है। ठीक है। झेलम नदी, इसी को पहले वितास्ता के नाम से जाना जाता था, यानी झेलम नदी का ही पुराना नाम वितास्ता है। या उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है। या पीर पंजाल जो पर्वत है वहाँ की पदस्थली से स्थित बेरीनाग झरने से निकलती है। पाक और भारत सीमा से लगभग समांतर बहती है। पाकिस्तान के जंग के निकट चिनाब नदी से मिल जाती है। यानी यह कहाँ मिलती है, पाकिस्तान के जंग नामक जगह के निकट मिलती है, या कश्मीर में नहीं मिलती है। ठीक है। इसकी सहायक नदी किशन गंगा है। बाकी झेलम खुद अपने आप में सिंधु की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रवि की फसल नहीं है, तो रवि की फसल कौन सी नहीं है, गेहूं, चना, मक्का या सरसों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मक्का, ऑप्शन सी। बाकी गेहूं, चना और सरसों ये रवि की फसलें हैं। अगर मक्का जो है ये रवि की फसल नहीं है तो ये कैसी फसल है, तो मक्का जो है ये खरीफ की फसलों में आती है। फसलों के 3 प्रकार के होते हैं, एक रवि, एक जायद, एक खरीफ। ठीक है। रवि की फसलों में गेहूं, चना, मक्का, गेहूं, चना, सरसों हो गया। खरीफ की फसलों में अन्य फसलों में जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का ये सब आते हैं। रबी की फसलों में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का जनसंख्या घनत्व 2001 से 2011 में कितना हो गया, यानी कि 2001 में कितना था, उसके बाद बढ़कर 2011 में कितना हो गया। तो अगर आप सोच रहे होंगे ये पुराना क्वेश्चन है, तो आपको बता दूं 2011 के बाद अभी भी कोई भी ऑफिशियल जनगणना नहीं हुई है। तो आपको जनगणना के जो क्वेश्चन मिलेंगे वो 2011 के अनुसार ही मिलेंगे। ठीक। 2001 में भारत की जो जनसंख्या घनत्व था वो 325 था और 2011 में ये बढ़कर 382 हो गया। वर्तमान में भी भारत की जनसंख्या घनत्व 382 है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पूरे भारत का वह राज्य कौन सा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, तो पूरे भारत में बिहार वह राज्य है जहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। कितना है, 1106 व्यक्ति पर
स्क्वायर किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। जनसंख्या घनत्व होता है, जनसंख्या अलग हो गया, जनसंख्या घनत्व अलग होता है। अगर पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से राज्य के पास है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो बिहार का है। ठीक है, अब बाकी बिहार, भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वर्तमान में 382 है। 2001 में कितना था, 325 था। अगला क्वेश्चन, 2014-15 में भारत में सेवा कर का सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में योगदान सीमा था। 14-15 यानी कि 14-15 में जीडीपी पूछा जा रहा है, तो ये स्टार मार्किंग क्वेश्चन है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो सेवा से संबंधित कार्यों में लगा हो सेवा क्षेत्र कहलाता है। जैसे आप लोग टीचर हो गया जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, वैज्ञानिक हो गए, रेस्टोरेंट होटल हो गया, ये सारी चीज़ें जो किसी न किसी रूप से, डॉक्टर हो गए, किसी न किसी रूप से सेवा प्रदान कर रहे हो, वो सेवा क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और इनसे जो भारत सरकार को व्यय प्राप्त होता, आय प्राप्त होता है, वो जो होता है जीडीपी के अंतर्गत काउंट किया जाता है। 2014-15 में ये जो जीडीपी थी ये 54.3% थी। ठीक है, सॉरी, अभी वर्तमान में 2022-23 में जो है ये 53% है। कितनी, 53%, और उस समय का कोई आइडिया नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन, 2013-14 में भारत में सकल प्रजनन दर का मान क्या था। सकल प्रजनन दर का मान क्या था, सही जवाब ऑप्शन बी 2.3%। सकल प्रजनन दर जनसंख्या वृद्धि को मापने का एक पैमाना होता है। इसका अर्थ है कि महिला अपने प्रजनन काल में 14 से 49 वर्ष औसतन कितनी संतानें पैदा करती है। यानी एक महिला जो है वो जब 14 साल की होती है, जब उसका मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट होता है, और जब तक उसकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो खत्म नहीं हो जाती, उतनी उसके बीच में 14 से लेकर लगभग 50 तक ये होता है, लेकिन यहाँ पे 49 दे दिया है, इसके बीच में कितनी संतानें जो है वो उत्पन्न करती हैं 2013-14 के अनुसार, यह आंकड़ा कितना था। इसी को TRF कहते हैं, टोटल रिफर्टिलिटी रेट कहते हैं। TFR टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। ठीक है, एक मिनट यार, TFR टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण के 5वें दौर के आंकड़ों के अनुसार तो भारत की जो कुल TFR है वो 2.3 है, लेकिन सॉरी 2.0 है, और 2014-15 में ये 2.3 था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। वर्तमान में कितनी है, 2.0 है। अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारी की महंगाई भत्ते में निर्धारण का आधार है प्रति व्यक्ति आय, थोक वस्तु कीमत सूचकांक, उपभोक्ता कीमत सूचकांक या जीवन निर्वाह सूचकांक। सही जवाब ऑप्शन सी उपभोक्ता कीमत सूचकांक द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है। इसकी माप खुरदरा कीमतों के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 जून 2015 को किस देश ने वृक्षारोपण में विश्व कीर्तिमान बनाया। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या भारत। मतलब कहाँ पे सबसे ज्यादा वृक्षारोपण हुआ, वृक्ष को बैठाया गया। सही जवाब ऑप्शन बी भूटान। भूटान ने अपने पूरे क्षेत्रफल का लगभग 60% वृक्षों से ढक दिया, यानी कि वृक्षारोपण करवा दिया। 2015 में भूटान में 100 लोगों ने 1 घंटे में 49,672 पौधे का रोपण किया और विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में वर्ष 2013-14 में सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाली कंपनी थी। इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस उद्योग या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सही जवाब ऑप्शन सी रिलायंस उद्योग। 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष लाभ अर्जन करने वाली कंपनी भी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, और 2013-14 के अनुसार भी यही सही जवाब था। बाकी 25 में क्या है, अगर आपको कुछ पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे अनुसार तो 25 में भी रिलायंस ही है, क्योंकि इसने अभी रसिया से बहुत ज़्यादा तेल वगैरह खरीदा था। अगला क्वेश्चन, चीन के द्वारा हाल ही में शुरू किए गए 314 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। यह विश्व का सबसे बड़ा बांध होगा, इसका नाम क्या होगा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन है जिनपिंग फर्स्ट बांध। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग उन्हीं के नाम पे इस बांध का निर्माण किया गया है, और यह पूरे विश्व का सबसे ऊंचा बांध होगा। यह यांगला नदी पर निर्मित हुआ है। इसकी पूरी ऊंचाई 305 मीटर है। वर्तमान में अगर विश्व का सबसे ऊंचा बांध पूछ लिया जाए तो तजाकिस्तान में है। किस नाम से है, रोगुन नाम से है। रोगुन बांध जो तजाकिस्तान में, ये भी अभी निर्माणाधीन है, और ये सबसे ऊंचा है। कितनी है इसकी लंबाई, 355 है। और जो ये चीन में बन रहा है ये 305 ही है, लेकिन जब ये रोगुन वाला बन के तैयार हो जाएगा तजाकिस्तान का, 355 इसकी ऊंचाई है, तो ये सबसे ऊंचा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूजल स्तर चिंताजनक रूप में नीचे जा रहा है। किस जिले में अधिकतम कमी देखी गई। गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ या लखनऊ। यानी कहाँ का भूजल स्तर जो है वो नीचे चला गया। इसका सही जवाब ऑप्शन सी मेरठ। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में जिलों में भूजल स्तर बहुत ज़्यादा तेजी से नीचे जा रहा है।
सर्वाधिक कमी मेरठ जिले में देखी गई। यहाँ का जल स्तर कितना है, 91 सेंटीमीटर की वार्षिक कमी हो रही है, यानी 91 सेंटीमीटर हर साल जो है जल जो है वो नीचे चला जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फ्रिस्बी क्या है, वैक्सीन, खेल, टाइफून या एंड्रॉइड एप्स। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, फ्रिस्बी एक प्रकार का खेल है। यह खेल फ्लाइंग डिस्क के साथ खेला जाता है या पूरी तरह से खिलाड़ियों के फेयर प्ले की तर्ज पर खेला जाता है। ठीक है, फ्रिस्बी फ्रिस्बी आप लोगों ने देखा होगा, एक ऐसे डिस्क नुमा संरचना होती है, इसी को ऐसे हाथ से ऐसे उड़ा के नचा के फेंका जाता है, इसी को फ्रिस्बी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परमादेश याचिका में मैंडामस क्या है। इंग्लिश वर्ड जब हिंदी में लिख उठता है ना तो थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाती है। इसका सही जवाब, इसका ऑप्शन है, एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द, एक जर्मन भाषा का शब्द, एक लैटिन भाषा का शब्द, अब देखिए लैटिन को यहाँ पे लतीनी लिख दिया, एक अंग्रेजी भाषा का शब्द। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक लैटिन भाषा का शब्द है मैंडमस, जिसका नाम है परमादेश। या कैसा शब्द है, एक लैटिन भाषा का शब्द है। परमादेश का भी क्या मतलब होता है, परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं। इसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्यों और नकारने के संबंध में पूछा जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। आप सभी को पता है संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन जब संविधान संशोधन 44 नंबर का संविधान संशोधन किया गया 1978 में, तब संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A के तहत डाल दिया गया और इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक विधिक अधिकार के रूप में शामिल कर दिया गया। इसमें यह व्यवस्था दी गई कि कोई भी व्यक्ति कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में दिसंबर 2014 तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में उनके लिए प्रावधान है। महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। उस समय 2014 तक मध्य प्रदेश के पास अपनी जो है विधान परिषद नहीं थी। विधान परिषद भारत में कितने राज्यों के पास है, तो विधान परिषद भारत में कुल 6 राज्यों के पास है। वो कौन कौन से राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। अभी भी इन 6 राज्यों के पास ही अपना जो है विधान परिषद है, बाकी किसी के पास अपना विधान परिषद नहीं है। ठीक है, संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 8 के 2 के अधीन इस उपखंड में शब्द मध्य प्रदेश को जोड़ने के लिए तिथि निश्चित नहीं की गई है। अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्यों में विधान परिषद के उत्थान के लिए या ऐसे राज्यों में जिसमें विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद के सृजन के लिए उपबंध कर सकती है। ठीक, वर्तमान में 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। बाकी अनुच्छेद 169 में कहा गया है कि सरकार जो है किसी भी राज्यों में विधान परिषद का उपबंध कर सकती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय है। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ और पूछा इसमें कौन सी संख्या परमेय है। परमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे आप p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। p/q के रूप में व्यक्त करना मतलब जिसे आप एक भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो अगर √3 है तो इसे आप कभी भी भिन्न नहीं बना सकते, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और कोई भी इस तरह का वर्ड दिया होता है ये भी कभी भिन्न नहीं बनेगा, ये भी गलत है। ये आपका, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये भी भिन्न नहीं बनेगा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सारे ऑप्शन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे किसको आप एक बटे के रूप में लिख पा रहे हैं, किसको आप भिन्न के रूप में लिख पा रहे हैं। जैसे 2/3, 7/6, 4/5, जिसको आप मतलब p/q के रूप में लिख पाए उसे ही परमेय संख्या कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, यदि 11 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 13 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। एसपी आपको 13 दिया है और सीपी बराबर दिया है 13 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि एसपी आपका 11 दिया हुआ है और एसपी और सीपी आपका बराबर दिया हुआ है। अब बताइए इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करके आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर निकाल के आ जाएगा ऑप्शन ए 18 सही 2/11। ठीक है, इसमें एक फार्मूला लगता है विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को जब आप बटे करेंगे और गुणे 100 करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 13/11 गुणे 100,
ये जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ये आपका निकल के आ जाएगा 18 सही 2/11। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लीजिएगा, जहाँ से आप अच्छे से मैथ के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, समीकरण एक आपके सामने दिया है 125 गुणे 5 माइनस ए गुणे 3 बटे 21 गुणे 8 माइनस 6 गुणे 8 बराबर 6। तो ए का मान पूछा है, किस तरह से ये सॉल्व किया गया है देख लीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी -31.7। पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप पीडीएफ भी जरूर प्राप्त करिएगा, जहां से आपको इसको रिवीजन करने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है? बिस्मथ, निकल, मैग्नीज क्लोराइड या फिर पानी। अनुचुंबकीय यानी जिसके पास चुंबकीय क्षमता नहीं है, जो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता, उसमें चुंबकीय बल नहीं है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो बाहर से आरोपित चुंबकीय क्षेत्र में ही चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं। ये पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित हो किए जाते हैं। इनका व्यवहार प्रतिचुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय व्यवहार से ठीक उल्टा होता है। ठीक है, इसमें जो होता है बहुत सारे रसायन जैसे मैग्नीशियम, लिथियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज क्लोराइड, ये सारे जो होते हैं रासायनिक यौगिक जो होते हैं, ये अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। पानी, निकल और बिस्मथ जो है ये चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या घटता है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या घटता है? वोल्टेज, धारा, वाटेज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, धारा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीय दो कुंडलियां होती हैं। जब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में लिपटे फेरों की संख्या से कम हो तो प्राथमिक कुंडली पर आरोपित विभवांतर का मान द्वितीय कुंडली पर अधिक बढ़कर प्राप्त होता है। अर्थात द्वितीय कुंडली पर प्राप्त धारा का मान प्राथमिक कुंडली में धारा के मान से कम होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉलर 50 अंतरराष्ट्रीय गोल दागने वाला पहला भारतीय फुटबॉलर बन गया है? चुन्नी गोस्वामी, बोंगचू भूटिया, गुरप्रीत सिंह या सुनील छेत्री। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, सुनील छेत्री। ये फुटबॉल से संबंधित हैं और ये 50वें गोल का इतिहास रचने वाले मतलब बॉलर हैं और ये इंडिया से हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने वाले कौन है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने 115 जो है गोल किया हुआ है फुटबॉल में। ओके, अगला क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के लिए मुख्य संकेतक पौधा है? शैवाल, जीवाणु, काई या फिर कवक। काई से आप, एक मिनट, शैवाल, जीवाणु, काई, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के लिए कि वायु प्रदूषण रसायनों, सूक्ष्म पदार्थ तथा जैविक पदार्थ के वातावरण में उपस्थिति से होता है। सल्फर डाइऑक्साइड विशेष रूप से कोयले और तेल से उत्सर्जित होता है। काई, यहाँ पे लाइकेन होना चाहिए था, लाइकेन। शैवाल को काई कहा जाता है, ये ऑप्शन ही गलत दे दिया है। शैवाल को काई कहा जाता है, लाइकेन को काई नहीं कहा जाता है। ठीक है, शैवाल को काई कहा जाता है, यहाँ पे लाइकेन की जगह काई दे दिया। लाइकेन जो होता है ये प्रदूषण सूचक होता है। कोई भी प्रदूषण जब वातावरण में बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही होती है, तो लाइकेन का जो पौधा है ये जो है मूर्छित होने लगता है, मुरझाने लगता है, मृत्यु होने लगती है, पीला पड़ने लगता है, सूखने लगता है। इससे पता चलता है कि इस वातावरण में जो है प्रदूषण यानी सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तभी तो मैं कंफ्यूज हो गई थी कि काई क्या है, काई तो शैवाल को ही कहा जाता है, यहाँ पे लाइकेन होना चाहिए था। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना कब की गई? 1945, 1950, 1930 या 1935। इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि भारतीय वन्यजीव परिषद जो भारत के देहरादून, उत्तराखंड में देहरादून में बनाया गया, वो बना था 1982 में। ठीक है, इनमें से कोई भी इसका सही जवाब नहीं है। 1992 में भारत सरकार ने वर्ष वन्य जीव के संरक्षण के लिए इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का गठन किया था 1952 में। लेकिन जो वन्यजीव संस्थान बना था 1982 में देहरादून के उत्तराखंड के देहरादून में, ये 1982 में बना था। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूमि जल तनाव की माप की जाती है ओडीआर मीटर से, पेनिट्रोमीटर से, टेंसियोमीटर से या कैल्सीमीटर से। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, टेंसियोमीटर से। टेंसियोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग मिट्टी की नमी को मापने के लिए किया जाता है, या गुरुत्वाकर्षण और आणविक बंधन की भौतिक शक्तियों को इंगित करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। भूमि जल तनाव किससे मापते हैं? टेंसियोमीटर से मापते हैं। आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको
कल मिलेगा। उसको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिल जाए। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी चैनल पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बायोलॉजी, जूलॉजी जिसमें बॉटनी दोनों के ही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें। थैंक यू।